धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान, हिंदी का पत्रकार हूं। हिंदी में ही ज्यादातर बात करता हूं, उर्दू मेरी उतनी अच्छी भी नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट्स करने लग जाते हैं उर्दू आपकी अच्छी नहीं है, तो मैं यही कहता हूं उनसे हाथ जोड़ के, महाराज मास्टर जी मत बनो, क्या नंबर दोगे क्या? जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कि जहां तक सूरज भी नहीं पहुंच पाता है वहां पर एक शायर, एक कवि पहुंच सकता है। ठीक उसी तरीके का पत्रकार होता है कि जहां सूरज नहीं पहुंच पा रहा है वहां पर एक पत्रकार पहुंच सकता है। उस सोच के साथ लोगों को वो एहसास दिला सकता है कि ये चीज होने जा रही है, या ये चीज समाज में घट रही है, या ये चीज दुनिया में आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस कवि की, क्या उस शायर की, क्या उस पत्रकार की बात को लोग सुनना पसंद करते हैं, या आज जमाना बन गया है ऐसे शायरों का, ऐसे कवियों का, ऐसे पत्रकारों का कि आप स्टेज पे आइए, भड़काऊ बातें कीजिए, जहर उगलती बातें कीजिए, नफरत वाली बातें कीजिए, अपने जो चैनल हैं उन पर या अखबारों में तड़कती भड़कती हेडिंग्स लगाइए, तभी लोग आपकी खबरों को देख पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, मस्तराम आज भी ज्यादा दिखता है। अगर आप जाएंगे तो साहित्य की किताबें कम दिखती हैं, लेकिन मस्तराम की किताबें आज भी कोने में ले आके पढ़ते हैं। हालांकि खैर जमाना इंटरनेट का आ गया, मस्तराम की किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसी पे खोल लीजिए, आराम से मिल जाती है। फिल्में भी अब बन गई हैं। आप कहेंगे इतनी लंबी चौड़ी भूमिका क्यों बनाई भाई? तो इतनी लंबी चौड़ी भूमिका इसलिए बनाई कि जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो रूटीन की पत्रकारिता से बलात्कार, डकैती, मर्डर, नेता ने बयान दे दिया, नेता ने वो बयान दे दिया, इससे अलग हटके कुछ एक अलग जर्नलिज्म कर रहे हैं, जैसा आपको अखबारों में पहले देखने को मिलता था। हफ्ते के रोज में या इतवार के रोज में, यानी कि रविवार के दिन बाकायदा मैगजीन्स आती थी, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते थे बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए और मोटिवेशन के लिए, तमाम चीजें उसमें आया करती थी। वैसा ही कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या लोग उनको उतना लाइक करते हैं? नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? तो बहुत सारे पहलू हैं, इन्हीं सब पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज नेक्स्ट नेटवर्क के संपादक शहाबुद्दीन याकूब साहब। आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक लगा दे रहे हैं। हाल फिलहाल में उन्होंने भी 2 टॉपिक किए हैं अपने चैनल पे जो मेरी नजर में गुजरे, मुझे काफी अच्छे लगे। टर्की की मस्जिद का मामला होगा, आपको म्यूजियम वाली मस्जिद बना दी गई है, उसके बाद पूरी दुनिया में कोई फेवर में है, कोई उसके खिलाफ है। तो इन्होंने उस वीडियो को जो बनाया, अगर आप सुनेंगे तो हर चीज समझ जाएंगे। उन्होंने पक्ष विपक्ष तमाम चीजों को समेटते हुए बहुत अच्छी नॉलेजफुल वीडियो आपके सामने रखी है। इसके अलावा दूसरा टॉपिक इनका जो मैंने देखा वो था डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल से जुड़ा हुआ, जो पहले डेंटिस्ट थे, बाद में उनकी आंखों की रोशनी चली गई, तो उन्होंने खुद ही हिम्मत नहीं आ रही, वो दूसरों के लिए मिसाल बन के खड़े हो गए। और आज उन्होंने एक ऐसी फैक्ट्री कहूंगा मैं शुरू कर दी है जहां पे वो डिसेबल्ड बच्चों को लाते हैं, तैयार करते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां उन बच्चों को जो उनके यहाँ से ट्रेंड हो जाते हैं अपने यहाँ ले जा रही है। उस पर एक स्टोरी करी। स्टोरी जब मैंने सुनी तो मुझे भी बड़ा मजा आया, तो मैंने कहा कि साहब मुझे भी मुलाकात कराइए, मैं मिलना चाहूंगा ऐसी शख्सियत से जिन्होंने खुद अपने सामने दुश्वारी होने के बाद दूसरों लोगों के लिए राहें खोल दी हैं। तो बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए हमें। आप जुड़ते रहते हैं अक्सर कर धाकड़ खबर के साथ। जी बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब। और धाकड़ खबर के साथ तो समझिए कि मेरी एक खास तरह की मोहब्बत परवान चढ़ चुकी है, और उसकी वजह एक आप हैं और आपके जो व्यूवर्स हैं वो हैं। जी मेरा पहला सवाल आपसे है, कितना टाइम हो गया आपको जर्नलिज्म में? जर्नलिज्म में मुझे तो कुछ मेरे ख्याल से 15 साल से ज्यादा हो गए। तो आपने हमेशा रूटीन की पॉलिटिक्स पत्रकारिता की थी, या हमेशा से ही ऐसे टॉपिक्स आपने चुने हैं? नहीं, मैं हमेशा, मेरी दिलचस्पी जो है हमेशा ऐसे खबरों में रहती है जिससे इंसान की समझ में, उसके नॉलेज में इजाफा हो और उसकी शख्सियत में कुछ पॉजिटिव चेंज आए। मैं हमेशा ऐसे इस तरह के जो खबरें हैं, जिस तरह के आजकल के आपने बताया, शुरू में आपने कहा कि तड़क भड़क भड़क की खबरें, या उस तरह के आपने इस वक्त एक बार देखा फिर उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, मैं हमेशा इन चीजों से भागता हूं, बल्कि ये मेरे नफ्स पे बोझ जैसे मालूम होते हैं। मुझे लगता है कि मैं कैसे कोई एक ऐसी बात कह दूं कि सुनने वाले को लुत्फ और मजा तो मिले, लेकिन उसकी शख्सियत में कोई बड़ा चेंज वो न ला सके। तो मैं ऐसे, जब न्यूज जैसे आजकल ट्रेंड है, बहुत सारे लोग मुझसे कहते भी हैं कि भाई आपके चैनल के ग्रोथ के लिए जरूरी है कि आप इस तरह के तड़क भड़क वाली चीजें कीजिए। लेकिन मैं समझता हूं कि ये हो सकता है वक्ती तौर पे लोगों को बहुत अच्छा लगे, लेकिन ये उनके साथ नाइंसाफी और ज्यादती है कि वो आप पे ट्रस्ट तो इसलिए कर रहे हैं कि आप उनको अच्छी चीजें देंगे, और ये हमारी और आपकी ही जिम्मेदारी होती है कि हम अच्छी चीजें रिसर्च करके, ऐसी चीजें जिससे सुनने वाले को
फायदा पहुंचे और उसकी सोच में तब्दीली आए, उसका जो सोचने का दायरा है वो बढ़े, तो उसी जिम्मेदारी को हमेशा निभाने की कोशिश करता हूँ। अच्छी बात है, आप वो जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप टीआरपी के मामले में जाएंगे ना, सब अच्छी रिपोर्टिंग करने के बाद भी एनडीटीवी इंडिया जो रवीश कुमार हर वक्त हर आदमी उनकी बात करता है, सब रवीश कुमार 12 नंबर की टीआरपी पे रहता है, लेकिन जो लोग जहर उगलते हैं वो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 की टीआरपी पे रहते हैं। ये एक सच्चाई है, आपको मानना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे प्रैक्टिकल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो मेन स्ट्रीम मीडिया में रहे हैं ना, जी इस्लाम में रहे हैं ना, क्या ऐसे जर्नलिज्म को, जो जर्नलिज्म आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं, क्या लोग सुनना चाहते हैं, आपको लगता है? मुझे लगता है कि अभी सही तरीके से अगर आप पूछें तो लोग सुनना नहीं चाहते। मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस है, अगर सच्चाई से मैं बयान करूं, तो वो यही है कि आप अगर अच्छी चीजें दें तो ये एक माइंडसेट तैयार हो गया है कि लोग हमेशा ये शिकायत करते हैं कि भाई आपके वीडियोस लंबे होते हैं। दूसरी ये है कि जो बहुत सारे लोग जो फ्रेंड्स हैं जो एक तरह से चिंतित हैं या कंसर्न है कि भाई आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका चैनल को ग्रो करना चाहिए, वो ये कहते हैं कि यार ऐसी चीजें डालो जिससे लोग खेज जो होता है सेंसेशनल, कि लोग देखते ही मजबूर हो जाएं कि भाई पता नहीं इसके अंदर क्या है, चाहे उसके अंदर कुछ ना हो। लेकिन मैं असल में ये सोचता हूं कि समाज में हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही जिम्मेदार होते हैं। समाज में एक छोटा ही तबका हमेशा ऐसा होता है जो सच्चाई को लेके चलता है, सच बोलना चाहता है, सच की राह दिखाना चाहता है, सच का आईना सामने रखकर खुद भी देखने की कोशिश करता है। और अगर ये आवाज ज्यादा हो जाए, जैसे एक आदमी से ज्यादा सच बोलने वाला हो जाए, 100 से ज्यादा लोग सच बोलने वाले हो जाएं, और जैसे जैसे उसमें मतलब तादाद उसकी बढ़ती जाए, तो फिर जो आवाम है उसकी भी माइंडसेट जो है वो चेंज होने लगती है, वो भी फिर अच्छी चीजों को कबूल करने लगती है। अच्छी बात है, आप कह रहे हैं कि कोशिश तो करनी पड़ेगी, तभी समाज को एक नई दिशा और दशा दी जा सकती है। लेकिन मेरा अगला जो सवाल है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैंने बहुत सारी वेबसाइटें पढ़ता हूँ, बड़े बड़े नामचीन अखबारों की वेबसाइटें, जानते हैं कैसे हेडिंग को छापते हैं? 14 साल के उस बच्चे को वो महिला अंदर कमरे में ले गई और फिर ... बड़ी बड़ी वेबसाइट्स की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े चैनल्स की बात कर रहा हूँ। तो आपको लगता है वो लोग ये मसाला बेच रहे हैं? अगर आप बीबीसी को भी पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं रोजाना उसमें आ जाता है कि फला देश में महिलाएं जो हैं अपने आप अपनी तरफ पुरुषों को आकर्षित करने के लिए ये करती हैं, वो करती हैं। तो ये सब चीजें मसाला बेचा जा रहा है, आप क्यों नहीं बेचते? असल में देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमें आवाम को यही बात समझाने की कोशिश करनी है कि आप जब अच्छी चीजों को पसंद नहीं करेंगे तो चाहे कोई भी मार्केट जो फोर्सेस हैं उनको तो पैसा कमाना है, उनको टीआरपी फाइनली, जैसे मान लीजिए मैं हूं, एक वक्त तक कोशिश कर रहा हूं कि अच्छी चीजें लोगों को दूं, चाहे वो कम से कम दूं, लेकिन जो भी दूं वो अच्छी दूं। जब मुझ जैसा आदमी जब ये सोचता है कि लोग अच्छी चीज देखना ही नहीं चाहते, लेना ही नहीं चाहते, तो जो बड़े कॉर्पोरेट हैं उनको तो बिजनेस चलानी है, उनके तो उसमें बहुत ऐसे पैसे उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट होता है। वो भी यही सोचते हैं कि चलो भाई कुछ ऐसी भी चीजें दो जो इस तरह के जो लोग हैं उनको भी हम इंटरटेन करें, और कुछ अच्छी भी चीजें दो, तो एक तरह से दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो आवाम की है, और उनको ये समझना चाहिए कि अगर वो अच्छी चीजों को आज अगर वो एक तरह से प्रोत्साहन उसको नहीं देंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो उनके पीछे जो उनकी जनरेशन आ रही है, ट्रेंड ऐसा सेट हो जाएगा, आप ट्रेंड सेट करके गलत चीज की जाएंगे, आपके पीछे आपके बच्चे आके उसको फॉलो करेंगे। इसलिए देखने वालों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिंदगी में इस बात की कोशिश करें कि मैं रहते रहते ऐसा ट्रेंड बना के जाऊंगा कि समाज बदल जाए, और मेरे बच्चे भी कल को आए तो मेरी गैर मौजूदगी में अच्छी चीजें देखें, अच्छी बातें करें। सर, मैंने बात कवि से शुरू की थी, शायर से शुरू की थी, मैं फिर आज कहूंगा मुनव्वर राना को कितने लोग सुनते हैं, लेकिन उनके अलावा जो आज कल परसों पैदा हुए हैं, स्टेज पे चढ़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मनहूस बताते हैं, उनको लाखों लोग सुनते हैं। ये आपको मानना पड़ेगा। ये लोग वो हैं जो जानते हैं पब्लिक सुनना क्या चाहती है, उनको वही सुना रहे हैं। तो आप क्यों नहीं वो कोशिश करते हैं? देखिए, कल मैंने एक कोशिश की, और कोशिश ये की कि मैंने अपने चैनल पे एक खबर लगाई, और उसमें यह है कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है वीना मलिक, उन्होंने थर्ड वर्ल्ड वॉर की एक तरह से प्रिडिक्शन दी है कि भाई तीसरी आलमी जंग होने वाली है। कल मैंने जब उसको पब्लिश किया, बहुत सारे दोस्तों को व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देता हूँ, तो उसमें बहुत सारे लोगों का कॉल भी आया, बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप भी किया, बहुत से लोगों ने बड़ा सख्त लफ्ज भी लिखा। उन्होंने कहा यार अब आपने कब से ये करना शुरू कर दिया, प्लीज आप ना करें। मैंने उनसे कहा कि यार चैनल मेरा लोग सब्सक्राइब नहीं करते, मैं कोशिश करता हूँ वो मेरे चैनल देखते नहीं, तो मैं टेस्ट देख रहा हूँ कि क्या लोगों को यही इसी तरह की चीजें पसंद है।
तो वो लोग नाराज हो गए जो अच्छी चीजों की उम्मीद में मेरा चैनल देखते हैं। वो कहने लगे कि भाई आपके चैनल कम लोग देखते हैं, मुझे उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, लेकिन आप कम से कम ऐसी चीजें आप न पेश कीजिए। तो मैं क्या है कि मैं बीच में हूँ। आप किस दौर में क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं जानते हैं? रोजाना राहुल गांधी के ट्वीट्स देखिए, रोजाना राहुल गांधी जो बयान देते हैं वो देखिए, वो बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, वो बात करते हैं देश में बिगड़ती हुई कोरोना को लेकर, अस्पतालों की स्थिति की, वो बात करते हैं बेरोजगारी की, वो बात करते हैं भुखमरी की। लेकिन क्या कोई सुनना चाहे क्या? जब राहुल गांधी को नहीं सुन रहे, अब तो जमाना नरेंद्र मोदी का है, भड़कता तड़कता बोलिए, मिटा देंगे, ठोक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मंदिर बना देंगे। अब तो यही सब चल रहा है। आप कहाँ चले गए हैं अभी? जी अकरम भाई, मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी बात आपके सामने रख रहा हूँ कि एक शख्स था जो एक तरह से अपने ज़हनी जो है वो बैलेंस खो चुका था, और सारे शहर के लोग जो है उसको डॉक्टर से दिखा के, साइकियाट्रिस्ट से दिखाकर, साइकोलॉजिस्ट से दिखाकर, हर किसी से तंग आकर छोड़कर, उसको रोड के किनारे छोड़कर मायूस होकर पूरा शहर चला गया था। एक आदमी एक दिन रास्ते से जा रहा था, उसने उसकी हालत देखी, बड़ा उसको तरस आया। वो एक लेके गया, एक कहीं कोने में एक बड़ा ही आदमी, एक अलग थलग एक रहने वाला एक शख्स था, और कहा कि भाई इसको तुम यहाँ वहां सड़कों पे ये पड़ा रहता है, इसको भी तुम अपने पास रख लो। वो रख के चला गया। उसने कहा ठीक है मेरे पास इसे छोड़ जाओ। वो छोड़ के चला गया। कुछ दिनों के बाद जब कुछ वक्त गुजरा, महीना, साल, तो वो शख्स वापिस आया, और गांव और पूरे शहर के लोगों ने ये देखा कि वो शख्स जिसको वो लोग सड़कों पे छोड़ गए थे, वो बड़ा ही सेंसेबल, बड़ा अच्छा इंसान बन के घूम रहा है, लोगों से बड़ी मोहब्बत से बात कर रहा है, लोगों के काम आ रहा है। तो लोगों को फिक्र हुई कि भाई इस शहर में जहां पूरा शहर थक गया था, कौन ऐसा शख्स था जिसने इसे बदल दिया। तो वो उस बुजुर्ग के पास गए जिसके साथ ये रहता था। तो उसने जाके पूछा, बाबा आपने ऐसा क्या किया कि हम पूरे लोग थक चुके थे लेकिन ये ठीक हो गया? तो कहने लगा, बेटा मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, यकीन मानो, मैंने सिर्फ इससे मोहब्बत की। सर, क्या प्यार से पेट भर सकता है? कब तक आप चला सकते हैं? आपको चलाने के लिए रेवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए, कब तक चला सकते हैं? मैं अखबारों में रहा हूँ 3 में, जानते हैं, जब मैं ऐसा जर्नलिज्म करने की कोशिश करता था जो रूटीन से हटके था, तो मुझे कंपनी की तरफ से कहा जाता था, ज्यादा क्रांतिवीर बनने की जरूरत नहीं है, हम आपसे क्रांति नहीं कराना चाहते, खबरें वो लाइए जिन्हें लोग पढ़ना चाहें। और मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, एक बार एक शख्स ने अखबार बंद कर दिया। हमारे वेंडर ने कहा, यार वहां अखबार बंद हो गया। हमने कहा, मैं गया वहां पे, बुजुर्ग थे आदमी, मैंने कहा, बाबा जी आपने अखबार क्यों बंद कर? कह रहे, भैया तुम्हारे अखबार में बलात्कार की खबर नहीं आती है। तो आप कहाँ हैं? नहीं, असल में देखिए, एक कहावत है और ये एक सच्चाई भी है, इसके मतलब हिस्टोरिकल रेफरेंस भी मिलते हैं कि जब पूरा शहर जल रहा था तो उसमें एक जो है वो क्या बोलते हैं, गिरगिट, या बहरहाल मतलब कोई एक चिड़िया जो है वो अपनी चोंच में पानी ला के डाल रही थी। तो बाकी लोगों ने उससे पूछा, या जानवरों ने पूछा कि भाई पूरा शहर जल रहा है, हर कोई तमाशा देख रहा है, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारे चोंच में पानी लाके डालने से ये आग तो बुझने वाला नहीं। तो उसने कहा कि मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जब तारीख लिखी जाए तो मेरा आग बुझाने वालों में नाम लिखा जाए, चाहे पूरे शहर का नाम आग जलाने वालों में लिखा जाए। बहुत अच्छी बात है, आपका नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाए, लेकिन फिर वही बात है, रेवेन्यू बहुत बड़ी चीज होती है सर, चल नहीं पाते हैं, और हम जैसे लोग इसीलिए अपनी जो सोच है उससे समझौता कर लेते हैं। मैंने जमीनी सतह पे पत्रकारों को देखा है, ईमानदारी की सबसे ज्यादा दुहाई देते हुए जो पत्रकार घूमते हैं, उनके घरों में 4 टूटी हुई कुर्सियां नहीं होती है, बैठाने को लिए होते, बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाता। लोग सोचते जरूर हैं कि पत्रकार ईमानदार हो, लेकिन ईमानदारी सिर्फ उसके लिए क्या भूखे मरने की जैसी होती है? इस पर भी कभी गौर किया जाना चाहिए। आपकी जो कोशिशें हैं वो खुदा कामयाब करें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। कम वक्त में ज्यादा चीजें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए आपको बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा उसके लिए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दी इजाजत।